नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विजेंद्र नाथ निर्गुण जी की कहानी नाग। इनकी अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी नाग। विजयानंद ने मेरे साथ मैट्रिक किया है और मेरी तरह वह भी रोटियों को मोहताज ही रहा। इंटर से दोनों की पढ़ाई छूट गई। मैं एक पत्रिका का एजेंट बना और उसने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पे लेकर फोटोग्राफी शुरू की। और इस कहानी से विजयानंद का ही संबंध है। उसी के पास से इसका अर्थ हुआ था। 1.5 साल से ऊपर की बात है। पड़ोस के होटल में खाना खाकर उसकी दुकान में आराम करने चला आया। दरी पर एक किनारे लेटकर मैंने विजयानंद से पूछा, आमदनी भी कुछ हो रही है? उसने कहा, आमदनी अभी भली क्या होगी, हाँ घाटा नहीं हुआ है। तो भी गनीमत है। कितने फोटो खींचे इस सप्ताह में? इस सप्ताह में 8। 8? इतने ऑर्डर तुम्हें मिलने लगे? हाँ। और तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा, 7 ऑर्डर तो एक ही सज्जन के यहाँ से मिले हैं रोज। रोज? कैसे? विजयानंद ने हंसकर कहा, बहुत ही मजेदार बात है। मैं तुम्हें सुनाने ही वाला था। इसी पिछली मई की ही तो बात है। एक भले पानस यहाँ सामने सड़क पर बार बार दुकान के सामने चक्कर काट रहे थे और हर बार मेरी ओर देख लेते। माजरा क्या है? मैं उठकर उनके पास गया। पूछा कि क्या चाहते हैं? ठिठक कर उन्होंने मुझसे सब बात दरफियात की और अंत में बतलाया कि फ़ोटो खिंचवाएंगे। खैर, मैंने फ़ोटो खींच दिया। तीसरे दिन वे खुद आकर 3 कॉपी और प्लेट ले गए। फिर सुने जाओ चुपचाप। दूसरे दिन फिर वे यहाँ आए और ऊपर छत पर एकांत में ले जाकर मुझसे कहा कि आप मेरे घर पर चलकर मेरा फ़ोटो उतार सकते हैं। मैंने कहा, शौक से। बस साहब उसी दम दोनों जने तांगा करके उनके घर पहुंचे। अच्छा खासा कमरा था। दक्षिण की ओर एक खिड़की थी। उसी के नीचे कुर्सी डालकर वे बैठ गए और मुझसे कैमरा ठीक करने को कहा। उस जगह लाइट ठीक तरह नहीं पड़ती थी। मैंने कहा, इधर बैठिए दरवाजे के पास, इधर ठीक रहेगा। तो फौरन घबरा कर बोले, नहीं नहीं, मैं इसी जगह फ़ोटो उतरवाऊंगा। आपकी मर्जी हो तो उतारिए, वरना मैं किसी और को तलाश करूंगा। खैर, मेरा क्या जाता है। मैंने मजबूर होकर उसी जगह से तस्वीर ले ली और तांगे के दाम लेकर चला आया। अब सुनिए। तीसरे दिन वे कॉपी लेने आए। तस्वीर बहुत साफ ना थी, फिर भी अच्छी आई थी। बड़े गौर से वे उसे देखते रहे। अंत में बोले, जो मुझे खटका था ना वही बात निकली। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या बात निकली? बोले, नाक। नाक? मेरी समझ में नहीं आया, नाक क्या? तब इधर उधर नजरें दौड़ाकर धीरे से मुझसे कहने लगे, आप किसी से चर्चा तो नहीं करेंगे? मैंने हामी भर दी। तब वे तस्वीरों को मेरे आगे रखकर बोले, इसमें आप मेरी नाक देखिए। बड़ी देर तक मैं उनकी नाक देखता रहा। कोई खास बात नहीं मालूम पड़ी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तो कोई बात नहीं जान पड़ती, काफी साफ आई है। बोले, जरा गौर से देखिए, बाईं ओर, बाईं ओर। हाँ, बाईं ओर? बोले, फिर बोले, हाँ हाँ, जरा गौर कीजिए बाईं ओर। कुछ भी नहीं जान सका। तब उन्होंने गहरी सांस लेकर तस्वीर उठा ली। फिर अपनी नाक पर नजर जमाकर दुख भरे स्वर में कहा, अफसोस, आप आर्टिस्ट होकर भी यह बात नहीं जान सके कि क्या बात है। उन्होंने मेरे सामने फिर तस्वीर रख दी और कहा, जनाब, मेरी नाक बाईं ओर को मुड़ रही है। नाक बाईं ओर को मुड़ रही है? बोले, जी हाँ, मुझे उसी दिन शीशे में देखकर पता लग गया था। कि अचानक पता लग गया? कमरे में ऊपर जाकर देखने पर नजर नहीं आता, लेकिन उस खिड़की के नीचे खड़े होकर शीशा में देखने पर साफ साफ दिख जाता है कि नाक बाईं ओर को कुछ मुड़ गई है। अरे, मैंने आश्चर्य में डूबकर कहा। विजयानंद ने हंसी रोककर कहा, भाई मैं तो उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा खासा आदमी था, किसी भी बात से कोई पागलपन या बदहवासी नहीं जान पड़ा। तस्वीर फिर उसने सामने को कर ली और थोड़ी देर तक देखकर कहा, लेकिन अभी बहुत थोड़ी मुड़ी है। देखिए देखिए ना, आप देखिए। मैंने भी कहा, जी हाँ, मालूम तो पड़ रहा है। फिर बोला, अब आपकी नज़र पड़ी ना? ओ, साफ मुड़ान मालूम पड़ती है। वह इधर बाईं ओर को तिरछापन है ना? मैंने कहा, जी हाँ। संतुष्ट हो गया। एक नोट निकाल कर मुझे दिया। फिर बड़े ही प्रेम से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई तुम मेरा एक काम कर दो। बोलो, करोगे? जी कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वो बोला, किसी ऐसे डॉक्टर को बताइए जो इस बीमारी को रोक सके।
वरना ही सोचिए अगर मेरी नाक इसी तरह बाईं ओर को मुड़ती गई मुड़ती ही गई तो। अब मेरा तो हंसी के मारे बुरा हाल था। विजयानंद भी हंसी रोक नहीं सका। फिर स्वस्थ होकर उसने सुनाया। मैंने डॉक्टर मुखर्जी का पता उसे लिखकर दे दिया। पता पढ़कर बोला, यह मेरी बीमारी को ठीक कर देंगे, आपको विश्वास है? मैंने कहा, बेशक, वे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। बोला, फोटो मैं उनके पास लिए जाऊंगा, इससे उन्हें रोग समझाने में मदद मिलेगी। इस तरह चेहरे पर तो कुछ पता ही नहीं चलता। खैर साहब, डॉक्टर मुखर्जी के पास वह गया और इलाज शुरू हो गया। भगवान जाने उन्होंने क्या दवा दी और क्या रोग समझा। 8-10 रोज बाद अचानक वे जनाब फिर यहाँ आए और बोले, आज आपको मेरे घर चलना होगा, फोटो उतारिए। डॉक्टर साहब की दवा से कितना फायदा हुआ इसका पता लगाना है। गए साहब हम उनके घर। फिर उसी खिड़की के नीचे जहां पर उन्हें अपनी नाक मुड़ती मालूम पड़ती थी, फोटो उतारा। फिर तस्वीर लेने आए। बड़े गौर से देखते हुए बोले, कुछ कुछ असर तो हुआ है, डॉक्टर की दवा अच्छी है। उस दिन फिर एक नोट दे गए। फिर मैंने उत्कंठा से पूछा। फिर करीबन एक पखवाड़े तक नहीं आए। फिर 16वें-17वें दिन मुझे बुला ले गए। फोटो उतारा और पता चला कि नाक उनकी ठिकाने पर आ रही है। फिर नोट दे गए। अच्छा, फिर करीबन एक सप्ताह बाद आखिरी तस्वीर उतारी गई और बीमारी उनकी जाती रही। फिर वे यहाँ से पटना चले गए और तब के गए गए अब आए हैं, अभी पिछली 28 तारीख को। तो अब क्या हाल है? सुनाता हूँ। जिस दिन लौटे उसी दिन फिर फौरन मेरे पास आए। बहुत दुबले हो गए। मैंने कहा, कहिए क्या हाल है? बोले, हाल बुरा हो रहा है भाई, बीमारी फिर लौट पड़ी। क्या फिर? बड़े ही कातर स्वर में बोले, हाँ भाई, बहुत ही परेशान हूँ। अब इस बार दाईं ओर को नाक मुड़ रही है और बहुत तेजी से तिरछी होती चली जा रही है। इस बार तो चेहरे पर ही पता चल जाता है, चाहे कहीं से भी देखो, आपको तो मालूम पड़ रहा होगा। इधर को देखिए, दाईं ओर को तिरछापन है कि नहीं? मैंने सोचकर कहा, हाँ, कुछ नहीं मिस्टर, खूब अच्छी तरह है, बहुत मुड़ गई है। एक दुख भरी सांस लेकर बोले, इसी तरह अगर मुड़ती गई, भला सोचिए तो। मैंने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने तो पहले आपको ठीक कर दिया था, उन्हीं के पास जाइए। तब उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, डॉक्टर मुखर्जी का पिछले महीने में देहांत हो गया। वे अगर होते तो काहे की चिंता थी। मैंने प्रायः सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखलाया, कोई भी इस रोग का निदान और चिकित्सा नहीं जानता, सबके सब गंवार है। मैं भी चुप रह गया। उन्होंने कातर कंठ से कहा, भला आप सोचिए तो, अगर इसी तरह मेरी नाक दाईं ओर को मुड़ती गई तो कहाँ तक पहुंचेगी? कौन जानता है। मैंने भी सोच प्रकट किया। बोले, आप एक फोटो उतारकर अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर ग्रिटसन के पास भेजिए, वे अपनी सम्मति देंगे। उस दिन यही फोटो उतारा गया। तस्वीर देखकर वे व्यथित हो उठे। बोले, एकदम तिरछी आई है, ये देखिए। मैंने कहा, जी हाँ। फिर वह तस्वीर डॉक्टर ग्रिटसन के पास विवरण सहित भेज दी गई। अभी उसका उत्तर नहीं आया। उसी दिन से फिर मुझे वे प्रतिदिन घर पर बुला रहे हैं और प्रतिदिन एक तस्वीर ली जाती है कि बीमारी बढ़ रही है या रुकी है। आज 7 दिन हो चुके। मुझे एक बार उस विचित्र रोगी को देखने की इच्छा हुई। विजयानंद ने कहा, आज शाम को आ जाना, ठीक 3-3:30 के करीब उसका नौकर तांगा लेकर आएगा। शाम को विजयानंद के साथ उसके कमरे में पहुंचा। उस समय हाथ में शीशा लिए वह व्यक्ति एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा अपनी शक्ल देख रहा था। विजयानंद को देखते ही उसने कहा, मिस्टर वर्मा, आज मुझे एक नई बात मालूम हुई। क्या बात? विजयानंद ने पूछा। उसने कहा, दिन के साथ साथ मेरी बीमारी बढ़ती है और रात को घट जाती है। आप मेहरबानी करके कल 10 बजे सुबह मेरे पास आएं, तब आप देख पाएंगे कि मेरी नाक किस कदर दाईं ओर को मुड़ी रहती है। मिस्टर वर्मा, अगर इसी तरह नाक दाईं ओर को मुड़ती गई तब मैं क्या करूंगा? डॉक्टर ग्रेसन के पास आप एक रिमाइंडर तो भेज दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चकित होकर उस आदमी को देखता रहा। चिंता के कारण मैं बहुत दुर्बल हो गया था। आंखों में जाने कैसा एक विचित्र भाव था और बात करते समय उसकी दृष्टि जाने कैसी फैल सी जाती थी। एक अजीब सी हरकत करके वह बार बार हाथ के शीशे को देखकर गर्दन मोड़ता था। देखकर दया लगी। कई महीने तक फिर मैं विजयानंद के पास नहीं जा सका। अचानक एक संध्या को सिनेमा घर के सामने उससे भेंट हो गई। इंटरवल में उससे फिर उस विचित्र रोगी का समाचार पूछा। विजयानंद ने कहा, उसकी वह भावना अब बुरी तरह बढ़ गई है, शायद पागल हो जाएगा, खाना पीना छूट सा गया, दिन रात अपनी तस्वीरें और शीशे में अपना मुंह देखता रहता है। मेरी उतारी हुई सब तस्वीरों को सामने रखकर पैमाने से नाप कर उसने एक कागज पर तिरछेपन के नंबर लिखे हैं कि प्रत्येक दिन के हिसाब से उसकी नाक चावल बराबर मुड़ती गई है। उसने वे नंबर और फोटो सब डॉक्टर को दिखलाए। कुल मिलाकर उसकी नाक दाईं ओर को 1.25 इंच मुड़ गई है।
पर डॉक्टर मानते नहीं। वह लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बम्बई, दिल्ली सब जगह फोटो लिए लिए घूमता फिरा है। रुपए की तो उसे कमी नहीं। लेन देन के व्यापार में लाखों कमाया है। बहुत बारी सूदखोर भी है। जिंदगी भर गरीबों का खून चूसा है उसने। खूब धनी है। अब अमेरिका जाने को कहता है। डॉक्टर ग्रेसन ने मेरे पास जवाब भेज दिया है। यह पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है। मैंने उसे दिखलाया नहीं। क्या अब भी फोटो उतरवाता है? नहीं, मैंने फोटो उतारने को खुद मना कर दिया। मुझसे नाराज हो गया। परसों यूं ही हालचाल लेने गया था। अब उसे एक नया शक पैदा हुआ है। क्या? कहता था कि दिन में मेरी नाक दाईं ओर को झुक जाती है और रात में बाईं ओर को झुकती है। मुझे हंसी आ गई और विजयानंद भी हंसने लगा। इस आदमी की बुद्धि कैसे पलट गई। गत मास में पत्रिका के काम से आगरा गया था। वहां एक मित्र के साथ पागल खाना भी देखने गया। आखिर वह आदमी पागल हो ही गया। पर अब इस समय उसकी हालत बहुत ही दर्दनाक थी। परमात्मा किस अपराध पर कब किस आदमी को क्या दंड देते हैं कौन जानता है। कभी यह आदमी पूर्ण सबल और स्वस्थ था। आज वह जाने क्या हो गया है। मैंने आगरे में उस दिन जब पागल खाने में उसे देखा, वह नंगे बदन, निरी हड्डियों का ढांचा लिए एक स्टूल पर सीधा सतर बैठा था और लोहे की 2 मोटी छड़ों से अपनी नाक को दोनों ओर से दबाए था।